हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शन के एक स्पेशल कॉलिंग की, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकर्सन। ठीक है, उसको हम लोग फंक्शन रिकर्सन भी बोल सकते हैं या रिकर्सन कह सकते हैं। अब ये रिकर्सन क्या होता है और ये कितना इंपॉर्टेंस है और उसको किस तरह से कोड में अप्लाई करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस वीडियो की रिकर्सन से। तो दोस्तों, रिकर्सन क्या है? रिकर्सन एक फंक्शन कॉलिंग ही है, ठीक है? कोई अलग चीज़ नहीं है। जो हमने फंक्शन कॉलिंग करते हैं ना, जैसे मेन हेलो को कॉल करता है ना, तो वैसे हम लोग फंक्शन कॉलिंग ही कर रहे हैं, ठीक है? तो अब मैं आपको बताता हूँ कि फंक्शन कॉलिंग वैसे एक बार देख लेते हैं थोड़ा-सा आइडिया लगाकर कि फंक्शन कॉलिंग हमने क्या-क्या की थी। जैसे माना कि हमने हमेशा एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक हमारे पास में मेन है, यहाँ पर लिखा हुआ है रिटर्न 0 और एक फंक्शन यहाँ पे ले लेता हूँ मैं वॉइड हेलो, ठीक है? और आपको ये दोस्तों ये सारे फंक्शन टॉप टू बॉटम बनाना है, ठीक है? सामने मत बना देना। बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए मैं सामने बनाता हूँ, ठीक है? और आपके इन प्रोग्राम को लिए जो भी आप करना चाहते हैं इसके अंदर, ठीक है? तो आप उसके लिए क्या कर लें, उसके लिए ऊपर जो भी हैश इंक्लूड वगैरह हमें रिक्वायरमेंट है उसको आप लगा लें। अब होता ये है कि प्रोग्राम की शुरुआत कहाँ से हो रही है? मेन से हो रही है और ये मेन के ऊपर है हेलो और हेलो के ऊपर है हाय। आपको इस तरह से बनाना है। और आप चाहते हो कि नहीं सर मैं कोई भी कहीं भी बनाऊँ, तो आपको पता है कि इसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा? डिक्लेरेशन देने पड़ेंगे पहले। उसके बाद में आप लोग फ्री हो, कोई भी कहीं भी लगाए कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ शुरुआत हमेशा मेन से होती है। अब सपोज़ करो कि मेन ने किसको कॉल किया? हेलो को। तो जब एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग में होता क्या है? फंक्शन कॉलिंग में हमारा जो कंट्रोल होता है, वो एक फंक्शन को उठकर दूसरे फंक्शन पे आ जाता है। अगर मैं बिहाइंड द स्क्रीन की बात करूँ, तो इस फंक्शन कॉलिंग में क्या होगा कि हम लोग एक स्टैक को छोड़कर दूसरे स्टैक पे आ जाएँगे। क्योंकि हर फंक्शन के पीछे एक स्टैक बनता है मेमोरी के अंदर, तो मेमोरी में हम लोग एक स्टैक छोड़कर दूसरे स्टैक पर आ जाएँगे, ठीक है? तो ये होता है हमारा फंक्शन कॉलिंग। अब यहाँ से शुरुआत मेन से हुई, मेन कहाँ लेके जाएगा आपको? हेलो पर। अब मानो कि आपने हेलो में हाय का कॉल कर लिया, तो फिर हेलो चलना शुरू होगा और यहाँ से हेलो ने हाय को कॉल किया, हाय चलेगा, हाय खत्म और वापस हम लोग कहाँ आ जाएँगे? जहाँ से हमने कॉलिंग की है, वहाँ पर हम लोग वापस आ जाएँगे। फिर हम लोग नीचे आएँगे, ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और वापस हम लोग आ जाएँगे जहाँ से हमने कॉलिंग की है। तो दोस्तों, आपने देखा कि मेरी मेन ने हेलो को कॉल किया, हेलो ने हाय को कॉल किया। तो ये तो हुई हमारी नॉर्मल कॉलिंग। अब हम लोग बात करते हैं कि रिकर्सन क्या है? ठीक है, रिकर्सन एक फंक्शन कॉलिंग है दोस्तों। रिकर्सन क्या है? अगर मैं बात करूँ रिकर्सन की, तो रिकर्सन जो है इज़ अ फंक्शन कॉलिंग। ये फंक्शन कॉलिंग ही है दोस्तों, बस आप समझ लो थोड़ी-सी स्पेशल है, ठीक है? वेयर 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 वन फंक्शन कॉल्स कॉल्स इटसेल्फ। मतलब एक कोई भी फंक्शन जब खुद ही को आवाज़ देता है, तो वो क्या कहलाता है? रिकर्सन। तो दोस्तों, ऐसी फंक्शन कॉलिंग जिसमें फंक्शन खुद ही को कॉल कर रहा है। कैसे? जैसे मान लेते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा है इंटीजर मेन, ठीक है? ये हमारा बन गया मेन, रिटर्न 0 और यहाँ पर मैंने ले लिया है वॉइड हेलो, ठीक है? अब मैंने कहा कि मेन किसको आवाज़ दे रहा है? हेलो को। तो जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को आवाज़ देता है, कॉल करता है, तो ये होता है नॉर्मल कॉलिंग। अब मैं कहता हूँ मेन, इसका मतलब मेन ने किसको आवाज़ दी है? मेन ने किसको कॉल किया? मेन ने मेन को कॉल किया। तो दोस्तों, ये चीज़ कहलाती है रिकर्सन, ठीक है? अगर आप हेलो के साथ चाहते हैं, तो आप यूँ भी कर सकते हैं, ये भी रिकर्सन होगा हमारे पास में। आपने यहाँ पर गए हेलो पर, ठीक है? अब हेलो ने क्या किया? हेलो ने हेलो को ही कॉल किया। हेलो ने हेलो को ही कॉल कर रहा है, तो ये वापस यूँ चला जाएगा, ये वापस नीचे आएगा, वापस चला जाएगा, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा? ये भी रिकर्सन बन गया है। तो ये है रिकर्सिव फंक्शन। तो ऐसा फंक्शन जिसमें रिकर्सन आ रहा है, उसको हम लोग रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। तो दोस्तों, ये है रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्शन आप लोग इस हेलो के साथ भी लगा सकते हो और मेन के साथ भी लगा सकते हो। इवन आप किसी भी फंक्शन के साथ लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों, रिकर्सन लगाने के लिए आपको कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका प्रोग्राम इन्फिनिटी मोड में चला जाएगा। कैसे? चलो देख लेते हैं। अब यहाँ पे इसका एग्ज़ाम्पल ही ले लेते हैं, ठीक है? शुरुआत कहाँ से होगी? मेन से होगी। मेन ने कॉल किया हेलो को, तो हमारा कंट्रोल कहाँ चला जाएगा? हेलो की डेफिनिशन पर। फिर हेलो नीचे आएगा, यहाँ से वापस हेलो ने हेलो को कॉल किया, तो हमारा कंट्रोल वापस हेलो की डेफिनेशन पे आ जाएगा। फिर ये हेलो वापस चलेगा नीचे की तरफ, ये फिर वापस हेलो को कॉल करेगा, फिर ऊपर जाएँगे, फिर वापस कॉल करेगा, तो ये चलता रहेगा। तो ये इन्फिनिटी में चला गया। तो जो रिकर्सन है, वो हमारे प्रोग्राम को इन्फिनिटी तक ले जा सकता है और अगर आपने प्रोग्राम को ढंग से टैकल नहीं किया, तो आपका प्रोग्राम इन्फिनिटी लूप तक चलता रहेगा ही चलता रहेगा।
तो रिकर्सन आपको समझ में आ गया है ना। रिकर्सन जब कोई भी फंक्शन खुद ही को कॉल करता है, चाहे हेलो हेलो को कॉल करे, चाहे मेन को कॉल करे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेन जो है वो रिकर्सिव फंक्शन नहीं है, क्योंकि मेन ने हेलो को कॉल किया है, मेन ने मेन को कॉल नहीं किया, तो ये रिकर्सिव फंक्शन नहीं होगा और ये रिकर्सिव फंक्शन कहलाएगा। भाई जिस फंक्शन में हमने क्या लगाया, रिकर्सन लगाया है, तो वो क्या कहलाएगा, रिकर्सिव फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये तो आपको डेफिनेशन तो क्लियर हो गई कि भैया रिकर्सन क्या होता है। अब क्वेश्चन आता है कि रिकर्सन क्या वाकई में इतना इंपॉर्टेंट है? यस, क्या रिकर्सन को अगर हम लोग इतने इंपॉर्टेंट मानते हैं, तो इसको कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और क्यों अप्लाई करते हैं और कौन सी सिचुएशन होगी जहाँ हम उसको अप्लाई करेंगे? ठीक है, तो बात करते हैं रिकर्सन की। तो डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ा दी, अब मैं आपको बताऊंगा कि रिकर्सन एक्चुअली में करता क्या है। दोस्तों, रिकर्सन जो है एक तरह का इटरेशन ही बनाएगा प्रोग्राम में, एक तरह का आपका प्रोग्राम को लूप में ही चलाएगा। मतलब उसको हम लोग लूप नहीं बोलते, बट आप समझ लें कि आपका जो प्रोग्राम है वो मल्टीपल टाइम्स रन होगा। आपका जो फंक्शन है वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो ये नॉर्मल जो लूप्स होते हैं हमारे फॉर व्हाइल और डू व्हाइल, इनसे थोड़ा सा अलग है, लेकिन दोनों का काम सेम ही है। लूप्स क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ लाइंस को बार बार रन करते हैं। रिकर्सन क्या करता है, रिकर्सन किसी फंक्शन को बार बार रिपीट करता है, किसी फंक्शन को ये बार बार रिपीट करता है। तो जहां भी हमें फंक्शन को रिपीट करने की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो आप ये समझ लें कि ये रिपीटेशन ऑफ फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रिपीटेशन रिपीटेशन ऑफ फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, जो रिकर्सन जो है वो किसी भी फंक्शन को बार बार कॉल होता है। ठीक है, तो इससे फंक्शन रिपीटिव मोड में आ जाता है, जबकि लूप जो है वो किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट को रिपीटिव मोड में लेके आते हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोग फंक्शन को अप्लाई कब करते हैं ना रिकर्सन के अंदर, मैं सॉरी रिकर्सन कब अप्लाई करते हैं फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों ये जो रिकर्सन है, अगर आपको लगता है कि कोई भी हमारा फंक्शन बार बार कॉल होना चाहिए, ठीक है, तो हम लोग हमारा फंक्शन को रिकर्सन से बनाएंगे। दोस्तों, अगर आपने कहीं सुना है डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम बात करते हैं कि हमारे पास में कुछ स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे स्टैक्स हो गए, ठीक है, क्यू हो गया, लिंक लिस्ट हो गए, ट्री हो गए, ग्राफ हो गए, ये सब हमारे डाटा का आर्किटेक्चर है, डाटा को स्पेशल ढंग से रखने का तरीका है। और जब इनके ऊपर हम लोग ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, और ऑपरेशन क्या हो सकते हैं, ऑपरेशन हो सकता है सर्चिंग का, ऑपरेशन हो सकता है ट्रेवर्सिंग का, ऑपरेशन हो सकता है शॉर्टिंग का, ऑपरेशन हो सकता है हमारा कोई भी सर्चिंग का। तो जितने भी ऑपरेशंस हैं, जैसे कि एक कॉमन एग्जांपल मैं लेता हूँ शॉर्टिंग। तो अगर आपने कहीं भी शॉर्टिंग पढ़ी है जी हाँ, तो आपने देखा होगा कि इसके मल्टीपल एल्गोरिथम्स होते हैं। जैसे क्विक शॉर्ट होता है, मर्ज शॉर्ट होता है, सिलेक्शन शॉर्ट होता है, इंसर्शन शॉर्ट होता है, बबल शॉर्ट होता है, रेडिक्स शॉर्ट होता है, फलाना और डिग्री, बहुत सारे शॉर्ट्स होते हैं। तो इन शॉर्टिंग के प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर किसी भी फंक्शन को बार-बार कॉल करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब किसी भी फंक्शन को बार-बार कॉल किया जाता है, ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर इसको प्रोग्राम को रिकर्सन से डेवलप करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कहीं इसका लाइव एग्जांपल देखना है, तो आप कोई भी सॉर्टिंग का प्रोग्राम उठा लीजिए, जनरली क्विक शॉर्ट हो गए, तो आप उसका एग्जांपल देखेंगे तो उसके अंदर सेम फंक्शन, जो एक फंक्शन जो पर्टिकुलर काम कर रहा है, आप उसी फंक्शन को दोबारा रिपीट करते हो दोबारा सेम काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लो आपको बाइनरी सॉर्ट करना है। अब ये बाइनरी सॉर्ट क्या होता है? ठीक है, बाइनरी सॉर्ट क्या होता है, या बाइनरी सर्च करना है। ठीक है, पहले मैं बात करता हूँ बाइनरी सर्च की, ताकि मैं आपको उसकी एप्लीकेशन समझा सकूँ कि रिपीटेटिव फंक्शन कॉलिंग होती क्या है, ताकि आपको जब जैसे ही आप इसको समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा सर, प्रॉब्लम देखते ही कि सर मैंने प्रॉब्लम देखी और मुझे पता चल गया कि यहाँ पर रिकर्सन लगने वाला है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको इस एग्जाम्पल के मतलब सिर्फ इस एग्जाम्पल को नहीं समझना है, इस एग्जाम्पल के पीछे जो कॉन्सेप्ट लग रहा है, जो लॉजिक लग रहा है, उसको समझना है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च की हम लोग बात करते हैं। मान लेता हूँ कि मेरे पास में कुछ 5 एलिमेंट्स है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, 5 नंबर ले लिया और पाँचों नंबर जो है वो शॉर्टिंग फॉर्म में। इसका मतलब जो 5 नंबर होंगे वो अरेंज्ड है, जैसे कि सबसे जो छोटा होगा सबसे पहला आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा और चौथा और पाँचवा। ये हमारे पास 5 नंबर दे रखे हैं दोस्तों। ठीक है, अब हमें यहाँ पर सपोज करो कि ये हमने एक दे दिया, ये एरे ले लिया हमने। क्या ले लिया दोस्तों? एरे ले लिया, जिसके अंदर हमारे पास में पाँचों नंबर है। ठीक है, और पाँचों जो नंबर है वो सॉर्टेड होना चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट तो ये होती है, इसके लिए होती है, एरे के लिए नहीं है। ये इस प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट है कि अगर आप बाइनरी सर्च चाहते हो तो उससे पहले आपके सारे एलिमेंट जो है वो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर अरेंज होने चाहिए। तो किसी भी ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं। ठीक है, तो अभी उसकी बात नहीं करेंगे, हम लोग मान के चलते हैं कि ऐसे एलिमेंट पड़े हुए हैं।
मान लो आपको सर्च करना है, यहाँ पर आप एक आइटम सर्च करना चाहते हो, जैसा आइटम आप है 5। आप ये चेक करना चाहते हो कि भैया ये जो आइटम है, ये हमारे इस एरे में है या नहीं है। ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है। इसके लिए हमारे पास में 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है लीनियर सर्च और एक होता है बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च और एक होता है बाइनरी सर्च। ठीक है? मैं आपको दोनों ही समझा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि भैया किस प्रोग्राम में रिकर्सन लगेगा। ठीक है? तो लीनियर सर्च में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस आइटम को इससे मैच करते हैं, पहले वाले आइटम से। यहाँ चेक करते हैं कि भई इस आइटम की जो वैल्यू है और हमारे एरे की जो एज 0 है ना? ये जो पहला एलिमेंट है एज 0, उसकी वैल्यू क्या सेम है या नहीं है? आप कहेंगे सर सेम नहीं है। नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग यहाँ चले जाएँगे। फिर इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा। मतलब A2 को और हम नहीं A1 को और हमारे आइटम को। इस सेकंड आइटम को और हमारे इस आइटम को मैच किया जाएगा। नहीं है मैच तो फिर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे दोस्तों। ठीक है? फिर इसको मैच करेंगे। जब इसको मैच किया तो भी काम नहीं बना हमारा। ठीक है? हम आगे आएँगे और हम लोग इसको इससे मैच करेंगे। इससे भी मैच नहीं हुआ तो पहला तो हमने मैच यहाँ पर किया था, दूसरा यहाँ पर किया था, तीसरा यहाँ किया था, चौथा यहाँ पर कर लिया। अभी मैच नहीं हुआ तो हम लोग एक और मैच करेंगे लास्ट एलिमेंट से। क्या इसकी वैल्यू उसकी वैल्यू बराबर है? आप कहेंगे सर हाँ, सर बराबर है। तो इसका मतलब है कि मुझे सर्च किस वाले कितनी बार सर्च करने पर मुझे अपना एलिमेंट मिला। आपको सर 1 बार सर्च किया नहीं मिला, 2 बार सर्च किया नहीं मिला, 3 बार किया नहीं मिला, 4 बार किया नहीं किया, 5 बार जब आपने सर्च किया है तब के जाकर आपको अपना एलिमेंट मिला है। ठीक है? या तो अगर एलिमेंट होता तो ठीक है, नहीं होता तो भाई कोई बात नहीं। तो 5 बार आपको सर्च करना पड़ा है। ठीक है? बाइनरी सॉर्ट कहता है कि मेरे पास में एक ऐसा तरीका है जिससे आप इससे कम टाइम के अंदर सर्च कर सकते हो। और ये कोई तरीका नया नहीं है दोस्तों, ये वही तरीका है जो रात-दिन आप लोग करते हैं। कैसे करते हैं? ध्यान से सुनिएगा। आपने दोस्तों कोई भी बुक उठा लीजिए, चाहे आपकी हिंदी, इंग्लिश कोई भी बुक हो जिसके अंदर पेज नंबर हो। अब मैं आपसे कहता हूँ कि यार मुझे पेज नंबर 100 को ओपन करना है। तो आप कैसे ओपन करते हैं? ऐसे करेंगे क्या? 1 बाय 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करेंगे? नहीं। आप क्या करेंगे? आप एक कहीं से भी पेज खोल देंगे। ठीक है? फिर आप देखेंगे आप आगे हो या पीछे हो। फिर आप वापस आप उसके अकॉर्डिंग आगे या पीछे की तरफ मूव करेंगे। जैसे आपने पेज खोला और पेज खुल गया 50। आपने कहा यार नहीं यार, तो आपने और थोड़ा ज़्यादा पेज खोले। अब मान लो कि आपने पेज खोल दिए, सपोज़ करो 100-500 पेज खुल गया। फिर आप क्या करोगे? फिर आपने 2-3 पेज और कम कर दिए, तो फिर आपका 100 वाला पेज मिल गया। इसका मतलब आपको सिर्फ़ 3 बार पेज उलटना पड़ता है। ठीक है? और अगर आप ऐसे खोलेंगे 100 नंबर पेज तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे खोलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये जो एक-एक पेज चलते हैं हम लोग, ये तरीका कहलाता है लीनियर सर्च का तरीका। और जब हम लोग कहीं भी जंप करते हैं, ठीक है? और फिर हम लोग ढूँढते हैं, तो ये कहलाएगा बाइनरी तरीका। अब बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी हम लोग बराबर ढूँढते हैं, मतलब हर बार बीच में जाएँगे, फिर इसके इस तरफ, उस तरफ ढूँढेंगे। तो बाइनरी सर्च का तरीका देखें, ठीक है? तो ये हमारा तरीका अच्छा नहीं होता, हालाँकि इससे सर्च तो हो जाता है, लेकिन थोड़ा-सा ये प्रोग्राम लेंथी हो जाता है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी-सी बढ़ जाती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो बाइनरी सर्च की बात करते हैं। बाइनरी सर्च क्या करता है कि वो अगर आपको इस आइटम को सर्च करना है, ठीक है? तो जैसे आइटम मेरे 5 है, तो क्या करता है सबसे पहले मिड वाले एलिमेंट से सर्च करता है। तो ये हमारा मिड एलिमेंट हो गया। तो इसे सर्च करेगा कि भैया ये 3 और 5 बराबर है? आप कहोगे सर नहीं है। फिर हम लोग चेक करेंगे क्या ये जो वैल्यू है, क्या इस वैल्यू से बड़ी है या छोटी है? आप कहोगे सर बड़ी है। बड़ी है तो अब हमें केवल इतना ही सर्च करना है। यहाँ पर सर्च करने से कोई मतलब नहीं है। तो मैंने एक बार सर्च किया, यहाँ पर, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इनका मिड निकालेंगे। अब इनका मिड क्या निकलेगा? दोस्तों इनका मिड यहाँ से यहाँ तक चेक करना है, इनका मिड निकलेगा ये वाला, ठीक है? तो फिर हम लोग अब इससे मैच करेंगे। फिर चेक करेंगे कि यहाँ से और यहाँ से बराबर है? आप कहोगे सर नहीं है बराबर। ठीक है, तो हमने 2 बार मैच कर लिया है। फिर आप क्या करोगे? आप इन यहाँ से इससे आगे वाले से मैच करोगे, मतलब इसके आगे वाले को मिड चेक करोगे। इसके आगे कोई है ही नहीं, यही इकलौता ही है, तो यही मिड होगा। तो अब इस बार हमने यहाँ पर चेक करना है। भई इसके आगे हमें मिड चेक करना है, तो मिड तो है ही नहीं, एक ही एलिमेंट है, तो वही फर्स्ट है, वही लास्ट और वही मिड है हमारा। तो अब हमें इससे चेक करेंगे, ठीक है? तो हमने तीसरी बार इससे चेक किया और हमें अपना एलिमेंट मिल गया। तो आप देख रहे हैं कि हमें कितना टाइम लगा? 3। और यहाँ पे मैं काम क्या कर रहा हूँ? मैं हर बार मिड निकालता हूँ और फिर मैं अपने एलिमेंट को चेक करता हूँ। तो आप एक फंक्शन बनाएँगे जिसके अंदर आप मिड निकालेंगे और एलिमेंट चेक करेंगे। ठीक है? अगर वो हुआ तो ठीक है, नहीं है, अगर नहीं हुआ आपको नहीं मिला, तो आपको सेम फंक्शन को रिपीट करना पड़ता है, ताकि आप दोबारा काम सेम कर सको। बस हर बार आपको क्या करना है, इस लिस्ट को छोटा करते जाना है। बस इतना सा खेल है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक फंक्शन जो कि मिड निकालता है और मैच करता है, ठीक है? तो आप जब इसको फर्स्ट टाइम अप्लाई करें, आप कहोगे सर ये काम हुआ ही नहीं। तो आप उस क्या करो, उसी फंक्शन को दोबारा बॉ कॉल करोगे और इस बार आप केवल इतनी लिस्ट भेजोगे।
फिर आप उससे कहोगे भाई सेम काम कर, तू मिड निकालो चेक कर। फिर उसने मिड निकालो चेक किया, फिर भी नहीं बनी बात। फिर आपने क्या किया, इस उसी फंक्शन को तीसरी बार कॉल किया। तो दोस्तों यहाँ पर सेम फंक्शन को बार-बार कॉल करना पड़ रहा है, हाँ या ना? बस आपको आई थिंक आपको समझ में आया होगा ना भई हमने एक फंक्शन जो बनाया है हमारा फंक्शन, इसमें सिर्फ़ 2 काम कर रहे हैं, सपोज़ करो आप। एक तो कर रहे हैं कि भैया मिड निकालो और एक है चेक करो, ठीक है? तो आपने पहली बार यहाँ से किया, नहीं बैठा ना, तो आप कहते हो सर इस फंक्शन वाला जो काम है, यही काम हमें दोबारा रिपीट करना है, पूरा का पूरा फंक्शन रिपीट करना है। समझ रहे हो? तब ऐसी जब रिक्वायरमेंट आती है जब आपको पूरा का पूरा फंक्शन रिपीट करना पड़े, तो उस केस में रिकर्शन होता है। तो दोस्तों ये जो बाइनरी सर्च का जो प्रोग्राम है, वो हमेशा हम लोग रिकर्शन से ही बनाएँगे तो बेटर बनेगा। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि रिकर्सन कब अप्लाई करते हैं, जब हमारा प्रोग्राम के अंदर पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है पूरा फंक्शन। मतलब एक फंक्शन कोई पर्टिकुलर काम कर रहा है, आप उस काम को जो है पर्टिकुलर काम कर रहा है, उस काम को आप बार-बार रिपीट करना चाहते हो, तो आप रिकर्सन ले लीजिए, ठीक है? तो आपका रिकर्सन एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन ऐसा ही नहीं कि भई आपने रिकर्सन ले लिया तो काम हो गया, उसमें आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है। तो आई होप आपको इस एग्ज़ाम्पल से तो क्लियर हुआ होगा कि लूप में क्या फ़र्क है और जो पहली बार हो रहा था ना लीनियर सर्च, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, इससे मैच कर रहे थे, इससे मैच कर रहे थे, इससे मैच कर रहे थे, उससे मैच कर रहे थे। तो हम एक ही फंक्शन में सारा काम कर सकते हैं। हम एक ही फंक्शन में एक-एक को सबको मैच कर रहे हैं। ठीक है? तो ये काम हम लोग करेंगे लूप से। तो लूप और रिकर्सन में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, वो लूप जो है किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ लाइन पर काम करता है और रिकर्सन किसी फंक्शन पर काम करता है। तो कभी-कभी हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है, हमें ऐसा कुछ एक लाइनें को ही रिपीट करना है, तो आप लूप लगाइएगा। आपको लगता है नहीं सर मुझे तो किसी फंक्शन को ही रिपीट करना पड़ रहा है, तो आपको क्या लगाना है? रिकर्सन लगाना है। ठीक है? और दोस्तों ऐसा होता है, मतलब मैं आपको एक छोटा 1-2 एग्ज़ाम्पल देके बताऊँगा। जो काम आप लूप से कर सकते हो, अगर थोड़ा-सा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है ना? रिकर्सन आपका थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो आप कोई भी काम जो लूप से हो रहा है, वही काम आप लोग किससे कर सकते हो? रिकर्सन से कर सकते हो। लेकिन जो रिकर्सन काम कर सकता है, वो लूप नहीं कर सकता। क्यों ऐसा क्यों होता है? रिकर्सन में ऐसे क्या ख़ास बात है कि वो लूप वाले काम भी कर लेते हैं? क्योंकि रिकर्सन भी रिपिटिटिव मोड में चलता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है? तो ये हुआ दोस्तों रिकर्सन की एप्लीकेशन कि रिकर्सन कब लगाना है? जब हमें पूरे फंक्शन को रिपीट करवाना है। ठीक है? और आप किसी भी लूप को रिकर्सन से रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस चाहिए होगी, रिकर्सन में अच्छी कमांड चाहिए होगी। अब आप कहेंगे सर ठीक है, जब ऐसे हो सकता है तो फिर लूप क्यों बनाएँ? है ना? लूप हटा ही देते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट बनाते हैं रिकर्सन का। दोस्तों ऐसा होता है कि अगर कोई प्रोग्राम छोटे हैं, जिसमें सिर्फ़ लाइनों को ही रिपीट करना है, तो उस केस में फोर लूप या फिर व्हाइल या डू व्हाइल जो लूप है हमारा, वो ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी देता है, ज़्यादा बेटर ढंग से प्रोग्राम को मैनेज करता है। और जो रिकर्सन है, किसी-किसी केस में रिकर्सन ज़्यादा पावरफुल ढंग से काम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि एक-दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है या फिर एक-दूसरे को ये रिप्लेस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही ढंग से हैं। अब जो सारा खेल आता है, वो आता है प्रोग्राम की सिम्प्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर। सिम्प्लिसिटी का मतलब है प्रोग्राम का जो कोड आप लोग लिख रहे हैं, वो एकदम परफेक्टली लिख रहे हैं और छोटा लिख रहे हैं और थोड़ा-सा सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे हैं ताकि आपको भी समझ में आए और आप जब इसको साल भर बाद में दोबारा देखें या 2 महीने बाद में दोबारा देखें तो समझ में तो आए कि क्या लिखा है। तो हर प्रोग्राम के सिर्फ़ 2 ही चीज़ हमें देखते हैं। मेरे हिसाब से हम लोग 2 चीज़ देखते हैं। एक तो देखते हैं सिम्प्लिसिटी और दूसरा देखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है? तो पहले अगर आप बिगिनर हैं तो पहले सिम्प्लिसिटी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, फिर आप कॉम्प्लेक्सिटी पे ध्यान दीजिए और अगर आप प्रोफेशनल हैं, तो प्रोफेशनल के लिए मैं एडवाइस देता हूँ कि पहले आप लोग कॉम्प्लेक्सिटी पे ध्यान दीजिए, देन आप लोग सिम्प्लिसिटी पे ध्यान देते हैं। ठीक है? तो हो सकता है कि कॉम्प्लेक्सिटी को आपको इम्प्रूव करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी बार क्या करता है प्रोग्राम को थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स वे में लिखना पड़ता है। इट्स ओके चलता है। तो सिर्फ़ बिगिनर्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले आपको सिम्प्लिसिटी बनानी है, फिर आपको कॉम्प्लेक्सिटी बनानी है। तो आई होप आपको रिकर्सन की एप्लीकेशन पता चल गई होगी कि रिकर्सन जो है, वो किस एप्लीकेशन में काम आता है। अब दोस्तों जब रिकर्सन बनाने की बात होती है कि चलो ठीक है, रिकर्सन क्या होता है ये समझ में आ गया, रिकर्सन कहाँ एप्लीकेबल करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। तो अब थर्ड क्वेश्चन आपका ये होने वाला है कि सर रिकर्सन को बनाते कैसे हैं? और जब आप लोग रिकर्सन बनाने की बात करते हैं, तो आपको कुछ पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखने होंगे। ठीक है? पहला पॉइंट, तो मैं क्या लिखूँ? पॉइंट टू बी नोटिस माय लॉर्ड, ये लिख देते हम लोग कि माय लॉर्ड पॉइंट टू बी नोटिस, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो पहला है कि आपको सिंपल कॉलिंग नहीं करनी है, रिकर्सन को सिंपल नहीं बनाना है, आपको इफ एल्स का यूज़ ज़रूर करना है। क्यों करना है? जैसे मान लो दोस्तों आपने लिखा वॉइड हेलो और आपने यहाँ पर लगा दिया रिकर्सन, ये लग गया रिकर्सन।
तो अगर ये प्रोग्राम बिल्कुल सिंपल है, कहीं इफ एल्स नहीं आ रहा है, तो ये लाइन, ये फंक्शन की इस लाइन को हमेशा चलाएगा और यहाँ से हम लोग उठकर हमेशा जाएँगे। फिर ये आपको हमेशा चलाएगा, ये उठ के जाएँगे, तो ये हमेशा इन्फिनिटी लूप में चल जाएगा। तो अगर किसी चीज़ से इन्फिनिटी लूप से निकलना है, स्पेशली रिकर्शन से निकलना है, तो आप एक कंडीशन लगा लें। कंडीशन है कि जब कंडीशन ट्रू है, तब ये चल रहा है और जब कंडीशन फ़ॉल्स होगी, तो उस केस में आपको रिकर्शन को फ़ॉल्स करना पड़ता है। तो पहली चीज़ तो हुई कि ऑलवेज़ यूज़ ऑलवेज़ यूज़ इफ एल्स या कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है दोस्तों? जनरली हम लोग इफ एल्स काम में लेते हैं, बिगिनर से, इसलिए आपको बता रहा हूँ। वैसा यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि इफ एल्स काम में लें, मतलब कोई भी एक कंडीशन ज़रूर लगाएँ। कंडीशन के बेसिस पे हमें काम करना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ आप लिखेंगे कंडीशनल। कंडीशन के साथ में आप रिकर्शन को ऑलवेज यूज कंडीशन विथ रिकर्शन, ठीक है? विथ, मैं लिख के देता हूँ, विथ रिकर्शन। पहली चीज तो ये, ठीक है? ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि रिकर्शन करते समय आपको हमेशा किसी पर्टिकुलर कंडीशंस के ऊपर ही काम करने होते हैं, ताकि कभी कभी कंडीशन जब फॉल्स हो जाए तो आप रिकर्शन से निकल सको। नंबर 2 दोस्तों, अब यहाँ पर जो मैंने कंडीशन लिखी दोस्तों, वो आप इसके लिए आप इफ एल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, स्विच केस का भी यूज़ कर सकते हैं, गो टू वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप जितने वे से आप कंडीशनल स्टेटमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, कंडीशनल जो ऑपरेटर होता है ना, टर्नरी ऑपरेटर्स, उनका भी यूज़ किया जा सकता है दोस्तों, कुछ भी लगाएँ। जैसी आपकी प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट है, उस तरह से आप कुछ भी लगाएँ, लेकिन एक कंडीशन ज़रूर दे दें आप, कि सर इस कंडीशन पे ये रिकर्शन चलेगा और इस कंडीशन में मेरा रिकर्शन फॉल्स होगा। तो जितने भी हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है? टेक्निकली भी, अगर जब मैं प्रैक्टिकल, जब हम लोग सॉफ्टवेयर भी डेवलप करते हैं, तो दोस्तों ये मान के चलो 99% जो हम लोग हैं, वो इफ एल्स से काम में लेते हैं। तो जहाँ तक हो सके इफ एल्स के साथ ही रिकर्शन लीजिएगा। अगर आप इवन और अनलेस, मतलब जब तक कि अगर आपको रिपिटिटिव मोड, मतलब इन्फिनिट लूप नहीं चाहिए, तब तक आप ये ले सकते हैं, ठीक है? अब दूसरा ये है कि जो रिकर्शन है दोस्तों, आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। जितना हो सके रिकर्शन को अवॉइड करें। अवॉइड रिकर्शन। अगर दोस्तों जो कोई काम आपका लूप कर सकता है, ठीक है? तो वो काम हम लोग रिकर्शन से भी कर सकते हैं, सपोज़ करो। तो आप कहेंगे सर मैं ये काम तो मैं लूप से भी कर सकता हूँ, ये काम मैं रिकर्शन से भी कर सकता हूँ। तो मैं किससे करूँ? तो मैं जहाँ तक ये कह सकता हूँ कि अगर आपका जो प्रोग्राम है, ठीक है? वहाँ जहाँ तक आप हो सके उसको लूप से ही टैकल कीजिए। ऐसा क्यों कहता हूँ मैं? एक्चुअली में क्या होता है, जब रिकर्शन रन करता है तो इसके बिहाफ़ पर, इसके जो पीछे मेमोरी जो ऑक्यूपाई होती है, वो कुछ ज़्यादा ही होती है। ठीक है? तो रिकर्सन के पीछे बनते हैं स्टैक। रिकर्सन को स्टैक की फॉर्म में मेंटेन किया जाता है। क्या होता है? अभी हम लोग, मैं आपको विथ एग्ज़ाम्पल भी आपको समझाऊँगा कि ये क्या कह रहा हूँ मैं। मैं ये कह रहा हूँ कि भई रिकर्सन को स्टैक की फॉर्म में मेंटेन किया जाता है। तो आप कहेंगे सर ये रिकर्सन को स्टैक की फॉर्म में मेंटेन करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब, ठीक है, तो वो मतलब हम लोग थोड़ी देर के लिए आगे रख लेते हैं। आगे वाले, मतलब जस्ट इसके बाद में मैं आपको समझाऊँगा कि रिकर्सन स्टैक की फॉर्म में कैसे मेंटेन होता है। लेकिन आप समझे, इसका मतलब अभी इतना समझें कि रिकर्सन जो है वो एक एडिशनल मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है। हमारे प्रोग्राम के अंदर वो कॉम्प्लेक्सिटी को ज़्यादा बढ़ाता है, बजाय एक लूप के। ठीक है? और ऐसी सिचुएशन हमेशा के लिए ट्रू नहीं है। हाँ, सिर्फ़ कुछ एक ही ऐसी इक्वेशंस होती है, कुछ एक ही ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ रिकर्सन के थ्रू कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग अच्छी मेंटेन कर पाते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं, तो मैं अभी ये जो कंटेंट बोल रहा हूँ, ये जो सेकंड पॉइंट बोल रहा हूँ, ये सिर्फ़ मैं बिगिनर्स के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों। ठीक है? प्रोफेशनल लोग इसको अपने दिल पर ना लें। तो ये जो रिकर्सन है दोस्तों, हम लोग बिगिनर हैं और हम लोग जानते हैं कि भैया जो लोग बिगिनर हैं, उनके लिए रिकर्सन हो सकता है थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स हो, क्योंकि उससे बिहाइंड द स्क्रीन भी काफ़ी चीज़ें समझनी पड़ती है। तो रिकर्सन जो है वो ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। तो आप जितना हो सके इससे अवॉइड करें। जैसे दोस्तों हम लोग पॉइंटर को भी अवॉइड करते हैं। जहाँ हमें पॉइंटर की नीड नहीं है, वहाँ हम लोग पॉइंटर अप्लाई नहीं करते। अब वो ज़बरदस्ती हम लोग पॉइंटर को अप्लाई करते हैं, तो पॉइंटर के थ्रू प्रोग्राम क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है? हमारा जो कंपाइलर होता है, वो पॉइंटर जो है, वो कंपाइलर के साथ में, मतलब आप समझ लें कि पॉइंटर आने पर प्रोग्राम क्रैश हो सकता है किसी न किसी कंपाइलर के अंदर। ज़रूरी नहीं कि आपका जो पॉइंटर वाला प्रोग्राम है, वो हर कंपाइलर के लिए सेम बिहेव करे। यही वो कुछ रीज़न है कि जिसकी वजह से जावा भी कहता है कि भैया मुझे पॉइंटर पसंद नहीं है। तो जैसे पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट है, वैसे ही हम ये कहते हैं रिकर्सन भी जो है, वो इक्विवेलेंट टू पॉइंटर है, थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो जितना हो उसे अवॉइड कीजिए, प्रोग्राम को सिम्प्लिसिटी ज़्यादा बनाइए। क्योंकि बिगिनर्स के लिए हमेशा क्या कहता हूँ मैं? हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी सीखनी है, तो प्रोग्राम की सिम्प्लिसिटी पे आप
फोकस करें करीबन 5-6 महीने की प्रैक्टिस तक। उसके बाद में जब आप लोग डेटा स्ट्रक्चर सीख जाएँगे, आप एल्गोरिथम से सीख जाएँगे, तब आप लोग कॉम्प्लेक्सिटी की बातें कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि ये मेमोरी कंजप्शन बढ़ा देता है। ठीक है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेमोरी कंजप्शन या मेमोरी जो है आपका मेमोरी वेस्टेज बढ़ा देता है। मेमोरी जो वेस्टेज है उसको ये क्या कर देता है? बढ़ा देता है, तो उसको भी यूज़ नहीं करना है। रिकर्सन से जुड़ी हुई और क्या चीज़ हो सकती है? ठीक है, रिकर्सन से ये जुड़ी हुई एक चीज़ और ये भी है दोस्तों कि जो रिकर्सन है, ठीक है? तो अगर आपके पास में रिकर्सन के अंदर रिकर्सन है, ठीक है? ध्यान सुनिएगा जैसे कि आपने कुछ ऐसा बनाया हो, जैसे आपने लिखा हुआ है कोई एक कोई भी फंक्शन है ना, वॉइड हेलो। तो आपने यहाँ पर क्या लगा दिया है? हाय लगा दिया है और कहीं पर आपने हेलो लगा दिया है। तो ये आपका रिकर्सन फंक्शन बन गया, ठीक है? और आपने यहाँ से हेलो को भी कॉल कर रहे हैं। अब आपने सॉरी हाय को भी कॉल कर रहे हैं। अब हाय के अंदर भी रिकर्सन लगा दिया। ठीक है? तो यहाँ पर एक रिकर्सन तो ये लग रहा है। जब ये पूरा रिकर्सन खत्म होगा, यहाँ आएँगे तो इसके अंदर फिर रिकर्सन लग जाएगा हमारे पास में। हाँ, है ना? तो ये आउटर रिकर्सन हो गया, ये इंटर रिकर्सन हो गया। तो नेस्टेड रिकर्सन को से तो बचना ही बचना है दोस्तों। यहाँ से तो प्रोफेशनल लोग भी बचते हैं कि चलो यार ऐसा करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा और दिक्कत भी आ जाएगी। तो नेस्टेड रिकर्सन से तो हमेशा बचो आप। हमेशा, चाहे आप प्रोफेशनल हो, चाहे बिगिनर हो, चाहे कैसे भी प्रोग्रामर क्यों ना हो, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज काम में क्यों ना ले रहे हो, हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि अगर कोई प्रोग्राम को दूसरे लॉजिक से बना सकते हैं तो फिर ये लॉजिक काम में ना लें आप। ठीक है? तो नेस्टेड रिकर्सन से जितना हो दोस्तों उतना दूर ही रहिए क्योंकि बहुत ही डेंजरस है, आपकी प्रोग्रामिंग के लिए भी डेंजरस है, प्लस हमारे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी के लिए भी डेंजरस है। तो अवॉइड करें नेस्टेड रिकर्सन को। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि ये जो नेस्टेड रिकर्सन है, अब मान लो कोई प्रॉब्लम ही नेस्टेड रिकर्सन से सॉल्व होने वाली है, तो उस समय हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास में इसका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन आ रहा है, तो आप उसको जरूर चूज कीजिएगा इसके बजाय। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं जो हमें रिकर्सन में ध्यान में रखनी है। चले अब हम लोग एक रिकर्सन को बना के देखते हैं प्रोग्राम को कि रिकर्सन वाले प्रोग्राम कैसे बनते हैं। उससे पहले एक लॉजिक को समझेंगे कि भाई इस लॉजिक के अंदर रिकर्सन बैठ रहा है कि नहीं बैठेगा, और जब बैठेगा तो फिर रिकर्सन को किस तरह से अप्लाई किया जाएगा। ठीक है? तो हम लोग पहले यहाँ बात करेंगे एक छोटे से प्रोग्राम की, और उसके अंदर रिक्वायरमेंट देखेंगे पहले तो हम लोग कि वहाँ पर रिकर्सन हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है? और उसको हम लोग लूप से भी करेंगे और रिकर्सन से भी करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि सेम प्रोग्राम जो लूप से हो रहा है वो रिकर्सन से भी किया जा सकता है। तो पहले एक प्रोग्राम छोटा सा प्रोग्राम है दोस्तों, और ये काफ़ी कॉमन भी है, फैक्टोरियल। मैं इसी की बात करूँगा, फैक्टोरियल ऑफ एन। फैक्टोरियल ऑफ एन, एन कोई क्या है? एन एक इंटीजर है। ठीक है? तो एन आपका एक इंटीजर है, हम इसकी बात कर रहे हैं कि भाई अपने पास कोई एन है, एक इंटीजर है, आपको उसका फैक्टोरियल निकालना है। तो अगर दोस्तों आप नहीं जानते कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल, एक्चुअली में ये इसी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स की। ठीक है? तो ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है फैक्टोरियल, जिसका एक प्रोग्राम हमें बनाना है सी के अंदर। अभी फैक्टोरियल होता क्या है उसको समझ लेते हैं और फिर वहां देखते हैं कि उसको कैसे करेंगे लूप से, और रिकर्सन की नीड है या नहीं, अगर है तो किस तरह से लगाएंगे। तो दोस्तों फैक्टोरियल जो है उसको हम लोग दो ढंग से लिखते हैं मैथमेटिक्स में, या तो हम लोग लिखते हैं कुछ इस सिंबल के साथ में, या कभी लिखते हैं हम लोग इस सिंबल के साथ में। तो आपको पहले सिंबल पता होना चाहिए दोस्तों, ये एल नहीं है, ये आप समझ लें कि एक राइट ट्रायंगल का छोटा सा पोर्शन है। ठीक है? आप समझ गए ना ऐसा। ये आपका कुछ सिंबल्स होते हैं जो कि मैथमेटिक्स में हम लोग यूज करते हैं। अब इसका मतलब दोनों का मतलब सेम होता है। इसका मतलब आप चाहे ऐसा लिखें या चाहे आप ऐसा लिखें, ये दोनों ही सेम है दोस्तों, कोई फर्क नहीं है। ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल 5 का या इस फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है कि आपको 5 से लेकर 1 तक, 5 से लेकर उसके नीचे जितने भी नंबर आ रहे हैं, मतलब 5 से लेकर आपको हमेशा 1 तक चलना है। वहां तक जितने भी नंबर आ रहे हैं सबको मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब 5 से कम क्या होता है दोस्तों? 5, 4, 3, 2 और 1 सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और जो आंसर आएगा वो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है। ठीक है? तो यहाँ पर आंसर 2, 2 इंटू 3, 6, 6 इंटू 4, 24, 24 इंटू 5, 120 आंसर आएगा आपका। ठीक है? सही तो है? हाँ, सही है, 120 आंसर आएगा कि 124 इंटू 5, 120 आंसर आएगा। ठीक है?
तो इसका आंसर आ जाएगा 120। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज करो आपने लिखा है 4, इसका मतलब आपको 4 से लेकर 1 तक चलना है और जितने भी नंबर है 4, 3, 2, 1, तो आप ये समझ लें कि 4 से लेकर 1 तक चलना है। तो 4 चल गया, 3 चल गया, 2 चल गया, 1 चल गया, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2, 6 और 24। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। फैक्टोरियल अगर 3 की बात करें हम लोग, है ना, 3 की बात करें तो इसका मतलब है 3, 2, 1। तो आप देख रहे हैं हमेशा कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं हम लोग, उस नंबर से लेके हम लोग 1 तक चलते हैं। ठीक है, और जितने भी नंबर इसके बीच में आ रहे हैं सबको क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते हुए चलते। तो इसका आंसर आएगा 6। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ लास्ट। तो मैं कहता हूँ फैक्टोरियल n का आंसर क्या होगा। अब n की वैल्यू तो हम लोग यूजर से मांगेंगे भाई, और यूजर से पूछेंगे भैया तू बता n की वैल्यू कितनी है। ठीक है, अब हमें पता ही नहीं यूजर 5 डालने वाला है या 50 डालने वाला है या 2 डालने वाला है या 200 डालने वाला है, हमें बिल्कुल नहीं आइडिया। तो हमें लॉजिक कैसे मिलेगा, लॉजिक मिलेगा, देखो आप 5 है तो सबसे पहले आपने 5 रखा, फिर जो अगला नंबर है वो 5 में से एक कम है, इसका मतलब जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 5। n अगर हमारा नंबर है तो n-1 होगा। ये जो नंबर है ये 5 से 2 कम है, ये जो भी 5 दे रखा है उससे 2 कम है, इसका मतलब आपको n-2 करना है। ठीक है, तीसरा अगर नंबर बात करें इसकी तो ये 5 से 3 कम है, तो हम लोग कहेंगे जो भी नंबर होगा उससे ये वाला 3 कम होगा। ठीक है, अब इसकी मैं बात करूं तो ये क्या है, ये हमारा जो 5 है उससे ये 4 कम है। ठीक है, इसका मतलब 5 - 4 करूंगा तो ये 1 आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, n-4। ठीक है, तो आप इस तरह से चलते रहेंगे, करेक्ट है। तो आप देखेंगे कि आपको कहाँ से कहाँ तक चलना है, आपको चलना ही हो, या फिर आप भी समझ ले इसको, अगर इतना कॉम्प्लेक्स ना समझो, मैं आपको इजी वे में समझाऊं। तो शुरुआत 5 से की, आपको 1 तक चलना है। अगर फैक्टोरियल में 4 की बात करता हूँ तो आपको हमेशा 4 से लेकर 1 तक चलना है। ठीक है, अगर मैं फैक्टोरियल 3 की बात करूँ आपको 3 से लेकर 1 तक चलना है। अगर मैं फैक्टोरियल n की बात करूँ तो आपको कैसे n से लेकर 1 तक चलना है, और हर बार किसका करना है, 1 का डिक्रीमेंट करना है। एक-एक का डिक्रीमेंट करते हुए जाएँगे और n से लेकर 1 तक हमें पहुँचना है। अब ये समझ लें। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे n से और कहाँ पहुँचेंगे, 1 तक। ठीक है, तो ये तो है हमारा कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे लूप के साथ। फिर मैं इसी कॉन्सेप्ट को रिकर्सन के साथ अप्लाई करूँगा और फिर देखते हैं कि वो रिकर्सन के साथ इसको कैसे समझना है और कैसे बिहाइंड द स्क्रीन काम होता है। तो चलें यहाँ पे काम कर लेते हैं, इस लॉजिक को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अगर हमारा नंबर n है तो हमें n से लेकर 1 तक चलना है और सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई हुए करते हुए चलना है। ठीक है, ये क्रॉस नहीं है दोस्तों, मल्टीप्लाई है। ठीक है, चलें अब इसका प्रोग्राम हम लोग बना लेते हैं फटाक से। इसका प्रोग्राम हम लोग बना लेते हैं, लूप से बनाऊंगा पहले दोस्तों, ताकि आपको ये भी पता रहे कि यार किस तरह से मैंने लूप को रिप्लेस किया है रिकर्सन से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से कि आपको n से लेकर 1 तक चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हमने जो भी हेडर फाइल लेनी है वो आप ले लेंगे, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। हम लेंगे इंटीजर मेन, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे लास्ट में रिटर्न 0, और ये हमारा मेन खत्म। चले अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो n ले लेते हैं और n की वैल्यू पूछेंगे यूजर से। आप चाहें तो इससे पहले प्रिंटफ लिख सकते हैं, ठीक है, बट अच्छे कंपटीशन में फालतू के हम लोग एक्स्ट्रा लाइन लिखते नहीं, जितनी रिक्वायरमेंट होते हैं हम लोग काम करते हैं। आप चाहे तो लिख सकते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ n वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आपने n की वैल्यू ले ली। क्लियर दोस्तों, सपोज करो आपने n की वैल्यू ली है 3। हाँ, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ दोस्तों, फैक्टोरियल 2 का आंसर क्या होता है, 2 × 1। ठीक है, फैक्टोरियल 1 का आंसर क्या होता है, ये होता है 1 × 1। कितना आएगा आंसर, 1, है ना। अब क्वेश्चन आता है कि फैक्टोरियल 0 का आंसर कितना है, फैक्टोरियल 0 का आंसर कितना है। तो दोस्तों फैक्टोरियल 0 का आंसर क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 0 और उसके मान -1 तो थोड़ा करोगे आप। ठीक है, तो क्योंकि 0 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। तो इसका क्या होता है, एक फिक्स रूल होता है, ये मैथमेटिक्स का, ठीक है, ये हमारे सी का नहीं है भैया। तो मैथमेटिक्स में ये कहा गया है कि अगर फैक्टोरियल 1 हो तो उसका आंसर भी हम लोग 1 देंगे, और फैक्टोरियल 0 है तो उसका आंसर भी हम लोग क्या देंगे, 1 देंगे। अब ये क्यों देते हैं दोस्तों, वो तो आप किसी मैथमेटिशियन से ही पूछना पड़ेगा। तो हम कहाँ तक चलेंगे, तो मैं यहाँ तक नहीं चलता, कुछ है कुछ प्रोग्राम हम लोग यहाँ तक ही बनाते हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा है, हमें कोई जरूरत नहीं, हम लोग यहाँ तक बनाएंगे। ठीक है, जनरल स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मैंने कहीं नेट पर देखा था वो तो 0 तक चल रहे हैं। अरे भाई 0 तक चल रहे होंगे, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन
मुझे खुद को ही नहीं पता कि यार मैथमेटिक्स में 0 फैक्टोरियल 0 कहाँ से 1 क्यों आता है, क्योंकि दोस्तों मैं पिछले 12-15 सालों से, आप समझ लें करीबन 16-17 साल हो गए, मैं सिर्फ़ इंजीनियरिंग ही पढ़ रहा हूँ। अब आज से 16-17 साल पहले मैंने क्या पढ़ा था, किसको याद है? प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ठीक है? मैं फेंकूँगा नहीं कि और मुझे वो भी याद है, 100 साल पहले वाला भी याद है, 500 साल पहले वाला भी याद है, ऐसी बातें नहीं करूँगा। हम लोग इंसान, हम लोग भूल जाते हैं। अगर आप सीख की प्रैक्टिस भी 6 महीने नहीं करोगे तो भी आप भूल जाओगे। तो मुझे नहीं पता कि वाक़ई में फैक्टोरियल 0 का आंसर 1 क्यों आता है, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है। बट मुझे ये पता है कि फैक्टोरियल 1 का आंसर तो 1 आता है, ये तो हमें पता है, आपको मैंने समझा भी दिया है कि 1 का 1 क्यों आएगा। तो 1 से लेके चलेंगे भई, 1 से लेके चलेंगे तो 1 ही आएगा ना, और तो इससे नीचे कहाँ जाना ही नहीं हमें। तो हमें याद रखना है कि हमें 1 तक चलना है, 0 तक नहीं चलना है, ठीक है? चलो, यहाँ आ जाते हैं हम लोग, और लॉजिक हमारा यही है कि हम लोग n से लेकर 1 तक ही चलेंगे, ठीक है? ये याद रखेंगे हम लोग। तो यहाँ तक आ गया, अब हमें करना क्या है? अब हमें एक लूप लगाना है और हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई को पकड़ना है। तो मैं एक यहाँ पर ले लेता हूँ वेरिएबल i। आई नहीं लूँगा, आई तो मैं लूप के अंदर ले लूँगा क्योंकि हम लोग लेटेस्ट वाला पढ़ रहे हैं। यहाँ मैं एक ले लेता हूँ फैक्ट, जिसकी वैल्यू मैंने क्या कर दी दोस्तों? जिसकी वैल्यू मैंने कर दी है 1। क्या कर दी मैंने दोस्तों? 1 कर दी। 1 क्यों की? क्यों तो आगे पता चलेगा क्यों की। चलो अभी छोड़ देते हैं, मैं आपको जब आएगा तभी आपको लिखवा दूँगा, ठीक है? तो अभी इसको हम लोग खाली छोड़ के चल रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं भूल गया हूँ, यहाँ पर कुछ छोड़ना है। चलो अब हम लोग लूप लगाते हैं, फॉर इंटीजर आई। आई हम लोग यहीं बना सकते हैं। अगर आप पुरानी वाले टर्बो काम में ले रहे हैं, टर्बो सी प्लस काम में ले रहे हैं, तो आपको आई यहीं ऊपर बनाना पड़ेगा। आप लूप के अंदर वेरिएबल बनाने की एबिलिटी पुराने वाले कंपाइलर में नहीं होती। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी है? एन। तो मैंने शुरुआत करी एन से, ठीक है? चलना कहाँ तक है? आपको कैसे चलना है? तब तक चलना है जब तक कि आई की वैल्यू बड़ी है और बराबर है 1 तक। जब तक एन की, देखो एन की जो भी वैल्यू, जैसे आपने ली वैल्यू 3, मैं थोड़ा-सा बड़ा ले लेता हूँ। सपोज़ करो आपने ले ली 4, तो आई की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 4। तो ये 4 के लिए चलेगा, फिर हम लोग आई को कम कर देंगे, तो अब आई हो जाएगा 3, फिर ये 3 के लिए चलेगा, फिर 2 के लिए चलेगा, फिर 1 के लिए भी चलेगा। ठीक है? तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, या फिर अगर आप 0 लिखना चाहते हैं तो आप ग्रेटर कर दें, लेकिन मैं वो नहीं लिखूँगा, ठीक है? क्योंकि 0 का कॉन्सेप्ट हम लोग छोड़ ही रहे हैं, हटा ही रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो हो गया। चलें, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लिया फैक्टोरियल, फैक्ट, ठीक है? और फैक्ट में क्या कर दिया, मैंने ले लिया मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो मल्टीप्लाई और समेशन कैसे करते हैं? सपोज़ करो मैंने जो भी वैल्यू है यहाँ पर, सपोज़ करो आई की, वो मैंने किस में डाल दी? फैक्ट में डाल दी। हालाँकि गलत लिखा हुआ है, मैं आपको बताना चाहूँगा ये गलत क्यों लिखा हुआ है। जो बिगिनर्स है उसको थोड़ा-सा देख लें, क्योंकि उनको बड़ा ये इश्यू आता है। ठीक है? एक बार उसको चला के देखते हैं और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे, और उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ और चाहिए होगा। तो यहाँ पे एक फैक्ट तो लेना पड़ेगा भई हमें। ठीक है? अब एक बार उसको चला के देखते हैं, और जैसे ही मान लेते हैं कि जो भी आंसर होगा वो हमारा फैक्ट में आ जाएगा। ठीक है? लास्ट में आके उसको हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों? लास्ट में आके उस फैक्ट को हम लोग क्या कर देंगे? प्रिंट कर देंगे। क्योंकि फैक्टोरियल हमेशा एक इंटीजर ही आने वाला है, और वैसे भी आपने इसको इंटीजर ही लिया है। तो आप यहाँ पर परसेंट डी लगाएँगे और यहाँ लिख देंगे फैक्ट। ठीक है? तो आप फैक्ट की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। दोस्तों ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोफेशनल लेवल तक नहीं है, क्योंकि फैक्टोरियल जब आप लोग जैसे-जैसे 5 का फैक्टोरियल देखते हैं तो 120 होता है, 6 का जो होगा वो 720 तक आएगा। इसके बाद में नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। मतलब फैक्टोरियल 15-20 करोगे तो आपको 5-6 डिजिट के इतना बड़ा नंबर मिल जाएगा। ठीक है? तो इतना बड़ा जो नंबर होता है वो हमारा कभी-कभी इंटीजर में फिट नहीं होते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हैं, तो वो हम लोग अलग ही एक सेक्शन बनाएँगे, एक अलग ही बनाएँगे, जिसके अंदर हम लोग हर प्रॉब्लम को, जो कॉम्पिटिशन में प्रॉब्लम आती है, जो इंटरव्यू में पूछी जाती है प्रॉब्लम, उसके पर्टिकुलर्स के ऊपर ही बात करेंगे। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो रिकर्सन की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है? तो हमें यहाँ पर रिकर्सन पे फोकस करना है। हमें यहाँ पर प्रॉब्लम को और बेटर ढंग से हर सिचुएशन में प्रॉब्लम चले, वो हमें यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जो लोग प्रोफेशनल वो हमेशा कहते हैं कि सर आप हमेशा बेसिक एग्जांपल देते हो, आप उसको कंप्लीट वे से कंप्लीट किया करो। ठीक है, मैं कर सकता हूँ कंप्लीट वे से, लेकिन आप सोचिएगा जो बिगिनर है, जो अभी सीखने आया है, उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है? वरना मैं आपके लिए अलग ही बना दूँगा कि फैक्टोरियल का एक्चुअल प्रोग्राम जो कि हर सिचुएशन के लिए सूटेबल है, वो कैसे बनाते हैं। ठीक है? चलिए, हाँ, अब इसको एक बार चला के देखते हैं हम लोग। फिर इसके अंदर हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो शुरुआत यहाँ से होगी, मेन से होगी। सबसे पहले आपके पास एक एन बनेगा और एक बनेगा फैक्ट। अब फैक्ट की वैल्यू क्या, आपने कहा था कोई नहीं ली, नहीं लिए तो वैल्यू क्या हो जाएगी? गार्बेज। और एन की वैल्यू आपने कितनी माँगी? यूज़र से 4 माँगी। ठीक है, सपोज़ करो 4 माँग ली आपने। फिर हम नीचे आएँगे और जो 4 है वो आपने आई में डाल दिया। तो आई की वैल्यू भी कितनी होगी दोस्तों? इसको मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है? तो आई की वैल्यू भी होगी दोस्तों 4। फिर 4 इज़ ग्रेटर देन 1, 4 इज़ ग्रेटर देन 1, ट्रू?
ट्रू है तो नीचे आ जाएंगे। तो हमने 4 क्या कर दिया, 4 डाल दिया फैक्ट में। तो दोस्तों फैक्ट की वैल्यू कितनी हो गई है, 4। फिर यहाँ से हमारा लूप खत्म, हम लोग जाएंगे ऊपर की तरफ। यहाँ हम करेंगे आई माइनस माइनस, इसका मतलब आई की वैल्यू जो पहले 4 थी अब कितनी हो गई है, 3। फिर हमारा कंट्रोल इस तरफ जाएगा वापस। अब यहाँ रखा जाएगा 3। 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ट्रू। नीचे आएंगे, इस बार ये जो 3 है वो जाएगा फैक्ट में। तो फैक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। जबकि हमें फैक्ट की वैल्यू 3 नहीं चाहिए थी, हमें चाहिए था कि जो भी हो सर, यहाँ पर जो भी वैल्यू हो वो पहले फैक्ट के साथ में मल्टीप्लाई हो फिर ये जाए, है ना। तो यहाँ पर मैं 3 डालूंगा तो फैक्ट की वैल्यू ये क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर देगा और 3 डाल देगा। हमें 3 नहीं डालनी थी, हमें तो 4 इंटू 3 करना था और फिर 12 डालना था। ठीक है, क्या डालना था, 12। इसीलिए मैंने कहा था ये इक्वेशन सही नहीं है। इस इक्वेशन को अगर आप सही करना चाहते हैं तो यहाँ लिखेंगे फैक्ट इंटू आई, ये हम लोग चाहते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत है कि जब आई की सबसे लूप पहली बार चलेगा तो जब आई की वैल्यू 4 होगी, ट्रू हो गया कंडीशन, नीचे आएंगे तो ये तो हो गया 4 और इसकी वैल्यू क्या है, गार्बेज होगी सर, क्योंकि जब तक हम लोग इसमें वैल्यू नहीं डाला तो गार्बेज हो जाएगी। तो जब इनिशियल लेवल की बात करूं तो इनिशियली इसके अंदर 0 डाल दिया हमने, यहाँ पर फैक्ट के अंदर सॉरी 0 क्या है, अभी कुछ नहीं डाला हमने, ये गार्बेज वैल्यू है। फैक्ट में क्या है, गार्बेज वैल्यू है और आई में कितना, 4 है। जब कंडीशन ट्रू होगी दोस्तों पहली बार तो ये पड़ा जाएगा 4 इंटू गार्बेज, तो आंसर आपको गार्बेज ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर क्या रखें, यहाँ अगर मैं 0 रखता हूँ तो 0 इंटू समथिंग सब 0 हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों हमें यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, कि जहां भी मल्टीप्लाई होता है वहां हम लोग हमेशा 1 रखते हैं। और अगर कहीं सम करना पड़ गया, सपोज करो अगर आपको सम को पूछा गया है तो सम के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पर जो भी लोग वेरिएबल उसकी वैल्यू आप कर देंगे 0। ठीक है, पर मल्टीप्लाई में 0 नहीं करनी होती, मल्टीप्लाई में 1 करनी होती है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब इस प्रोग्राम को हम लोग चला के देख लेते हैं लल्ला कि प्रोग्राम कैसे रन होगा। ठीक है, चले मैं डेड पेन का सहारा लेता हूँ। अब ये प्रोग्राम हमारा हो चुका है, इससे पहले मैं यहाँ सेमीकोलन लगा देता हूँ। चलिए अब शुरुआत करते हैं। मेन से एन बना दो, तो मैं यहाँ बना दो एन। एन की वैल्यू आपने मांगी है और एक बनाया फैक्ट। ठीक, फैक्ट की वैल्यू आपने कर दी है 1, यहाँ तक तो काम हो गया हमारा। फिर आपने एन की वैल्यू मांग ली, सपोज एन की वैल्यू आपने सॉरी काटना नहीं है, एन की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर आई बनाया है तो ये बन गया आई। आई की वैल्यू भी आपने क्या कर दी, जो भी एन की वैल्यू थी वो आई के अंदर कॉपी कर दी। आई की वैल्यू भी कितनी होगी, 4 हो गई। अब ये यहाँ आ गया, फिर जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ रखेगा 4 इज ग्रेटर देन 1, ट्रू। नीचे आ जाएंगे, अब आई की जो भी वैल्यू है 4 है ना, 4 है ना आई की वैल्यू 4। 4 इंटू फैक्ट की जो भी वैल्यू है, तो फैक्ट की वैल्यू क्या है 1, तो 4 इंटू 1, 1 इंटू 4 है ना, 4 4 गोज टू फैक्ट। तो फैक्ट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 4 हो गई। फिर हम लोग जाएंगे ऊपर, आई की वैल्यू 1 से माइनस कर देंगे, आई हो जाएगा 3। फिर यहाँ से उठकर जाएंगे यहाँ पर, यहाँ रखा जाएगा 3। 3 इज ग्रेटर देन 1, ट्रू। नीचे आ जाएंगे वापस, फैक्ट की जो भी वैल्यू उसको हम आई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फैक्ट की वैल्यू ये रही, आई की वैल्यू ये रही, मल्टीप्लाई कर दिए तो आंसर आया 12। 12 किसमें गया, फैक्ट में, तो फैक्ट की वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगी, 12 हो गई। फिर हम लोग वापस जाएंगे ऊपर, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी, जो भी पहले थी उससे 1 कम कर देना है। फिर जाएंगे हम लोग कंडीशन पर, यहाँ पर जो भी आई की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 रखेंगे, तो 2 इज ग्रेटर देन 1, ट्रू। ट्रू है तो नीचे आ जाइए, और जो भी आपके पास फैक्ट और आई की वैल्यू मेमोरी के अंदर अवेलेबल है दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 12 इंटू 2 कितना आ गया भैया, 24। तो 24 गोज टू फैक्ट, तो फैक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। फिर जाएंगे ऊपर, आई की एक वैल्यू को और डिक्रीमेंट करेंगे, 1 कर देंगे। फिर जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ट्रू। नीचे आ जाएंगे, फैक्ट की वैल्यू और 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आएगा 24, वापस 24 का 24 आएगा, वापस किसमें जाएगा, फैक्ट में, तो फैक्ट क्या हो जाएगा 24। फिर जाएंगे ऊपर, आई की वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट होगी, 0 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फॉल्स। फॉल्स बाहर आकर हम लोग फैक्ट की वैल्यू बोले तो 24 प्रिंट कर देंगे दोस्तों। तो ये तो था फैक्टोरियल का एक सिंपल सा प्रोग्राम। इसी प्रोग्राम को हम लोग रिकर्सन से भी करने वाले हैं। आई होप आपको ये पूरा प्रोग्राम समझ में आएगा। सिंपल है, छोटा लेवल का प्रोग्राम है, बिगिनर लेवल का प्रोग्राम है। प्रोफेशनली जब हम लोग जानते हैं, जैसे जैसे हम लोग एन की वैल्यू बढ़ाएंगे तो फैक्टोरियल में जो फैक्ट में जो वैल्यू आने वाली है वो बहुत बड़ी है। ऐसा टाइम भी आ सकता है कि दोस्तों कि वो हमारी इंट के अंदर फिट ही नहीं हो रहा है, तो उस केस में उसको टैकल करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो वो हम लोग कभी और किसी प्रोफेशनल या फिर कॉम्पिटेटिव लेवल की जो ट्यूटोरियल बनाएंगे उसके अंदर हम लोग उसकी बात करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग सेम प्रॉब्लम को सेम देखो, ये देख लो आप, यहाँ पर क्या हुआ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये हुआ है। अब यही चीज मैं फैक्टोरियल का जो प्रोग्राम है रिकर्सन से करूंगा और देखते हैं कि उससे आंसर क्या आता है। तो चलिए फटाक से इसको हम लोग रिकर्सन से सॉल्व आउट करते हैं।
तो चलिए देखते हैं कि उस प्रोग्राम को फैक्टोरियल प्रोग्राम को हम लोग रिकर्सन से कैसे करें, ठीक है? तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है? तो क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग जैसे कि हमने लिखा था कि 5 जो फैक्टोरियल होता है उसका आंसर क्या होता है? तो 5 फैक्टोरियल जो है उसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। उसी तरह से फैक्टोरियल 3 का मतलब भी यही रहेगा, फैक्टोरियल 2 का मतलब भी यही रहेगा 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 1 का मतलब रहेगा 1, ठीक है? अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर इस चीज़ को मैं रिप्लेस कर दूँ किससे? फैक्टोरियल 4 से, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि भैया इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है? अगर ऐसा हम लोग समझे और फैक्टोरियल 4 का आंसर क्या होता है? फैक्टोरियल 4 के अंदर देखो अगर मैं ये कर दूँ, इसको कर दूँ मैं फैक्टोरियल 3, ठीक है? तो फैक्टोरियल 4 का आंसर क्या होगा? आपको पता है फैक्टोरियल 4 का आंसर जो होगा, वो होगा 4 इंटू फैक्टोरियल 3, ठीक है? अब फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं? फैक्टोरियल 3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, इंटू फैक्टोरियल 2। तो इस तरह से मैंने फैक्टोरियल 3 को 3 इंटू फैक्टोरियल 2 लिखा। अब फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकता हूँ? फैक्टोरियल 2 को मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 1। इसका मतलब होगा 2 इंटू फैक्टोरियल 1। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे समझे, ठीक है? तो अब हम लोग यहाँ पर रिकर्सन का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप खुद देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, हर बार 5 इंटू एक फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे भी देखें 4 इंटू एक नंबर है, इंटीजर इंटू फैक्टोरियल वाला फंक्शन। एक फिर 3 इंटू फैक्टोरियल 2 और 2 इंटू फैक्टोरियल 1, है ना? तो जैसे ही हम लोग देखेंगे कि फैक्टोरियल 1 का आंसर क्या आता है? 1 आता है। तो हम लोग क्या करेंगे? ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी, हम लोग क्या करेंगे? ये होल्ड करेंगे। क्योंकि जैसे हम कहते हैं फैक्टोरियल 5 का आंसर क्या है? तो आप कहेंगे सर 5 इंटू फैक्टोरियल 4 है। अब फैक्टोरियल 4 का आंसर क्या है? तो आप कहेंगे सर फैक्टोरियल 4 का आंसर अभी तक हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि फैक्टोरियल 4 का आंसर ये है, ठीक है? 4 इंटू फैक्टोरियल 3। अब फैक्टोरियल 3 का आंसर क्या है? कि 3 इंटू फैक्टोरियल 2। तो जैसे-जैसे हम लोग नीचे आएँगे और जब लास्ट हमारे पास में फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, तो हम लोग जानते हैं उसका आंसर क्या होता है? 1 होता है। तो इसका मतलब है कि अब मैं 1 को यहाँ रख सकता हूँ उसकी जगह पर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 2। आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से रिप्लेस कर सकते हो या फिर इसको फैक्टोरियल 2 को जगह 2 रख सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पर रखूँगा 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा दोस्तों? 6। अब ये 6 मैं रखूँगा यहाँ पर 6 इंटू 4 24। अब ये जो 24 आएगा वो फैक्टोरियल 4 का आंसर है, तो यहाँ पर रख दो 24, तो आंसर आ जाएगा 120, ठीक है? तो ये हमारे रहेगा स्कीम, अगर इसको हम लोग इस ढंग से समझते हैं, तो यहाँ पर हम लोग फैक्टोरियल लगा सकते हैं दोस्तों। कैसे लगाएँगे? आप देखेंगे कि यहाँ पर सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है कि भई 5 है और फिर फैक्टोरियल है, फिर 4 है, फिर फैक्टोरियल का एक प्रोग्राम है, 3 है और ये है। इसका मतलब आपके पास में क्या चाहिए? आपको हर बार फैक्टोरियल के अंदर फैक्टोरियल ही मिलेगा और इस फैक्टोरियल के अंदर भी आपको ये फैक्टोरियल मिलेगा। तो आप एक फंक्शन बना लीजिए फैक्टोरियल का जिसके अंदर फैक्टोरियल फैक्टोरियल को निकालेगा। तो यहाँ पर रिकर्सन लगाया जा सकता है। ठीक है, कैसे लगाएँगे दोस्तों? तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ले लेता हूँ इंटीजर मेन, मैं प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको। और यहाँ हमने एक नंबर माँगा यूज़र से n, n की वैल्यू यूज़र से एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग। ये हमने यूज़र से n की वैल्यू ले ली, ठीक है। फिर हमने एक लेना है रिज़ल्ट, ताकि मैं एक रिज़ल्ट लूँगा r, ठीक है। फिर जो भी एक फंक्शन बनाऊँगा फैक्टोरियल, ये क्या करेगा, सारे के सारे कैलकुलेट कर लेगा। फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लेगा और जो भी आंसर आएगा r में आ जाएगा। लास्ट में हम लोग r को क्या कर देंगे, r को हम लोग कर देंगे प्रिंट, ठीक है। परसेंट d और r को हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। लास्ट में क्या लिख देंगे, रिटर्न 0 और ये हमारा फंक्शन खत्म। अब हमें फैक्ट फंक्शन को डिज़ाइन करना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ लिखेंगे फैक्ट। अब फैक्टोरियल किस नंबर का निकालेगा, तो हम लोग कहेंगे सर जो भी हमने यूज़र से लिया है वो n पास कर देंगे। तो उस n को मैं इस वाले n में पकड़ लेता हूँ, ठीक है। इसकी कॉपी बन जाएगी, तो एक नया n बन जाएगा और वापस जब ये अपना काम कर लेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको कुछ लौटाएगा। क्या लौटाएगा, एक इंटीजर लौटाएगा। तो हमने यहाँ पे आगे लिख दिया इंटीजर टाइप, ताकि ये फंक्शन काम करने के बाद में क्या करे, कुछ इंटीजर लौटा दे। ओके, अब देखिए, अब मैंने लिखा इफ n इक्वल टू 1, अगर n इक्वल टू 1 हुआ, जिस दिन हमारा ये जो n है, देखो पहले सबसे पहले n क्या बन रहा है, फैक्टोरियल जैसे कि आएगा ये n की वैल्यू मान लो 5, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे फैक्ट 5। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, फैक्ट 5 पढ़ेंगे। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और ये आपके सामने लिखता रहता हूँ। तो सबसे पहले ये हम लोग कॉल कर रहे हैं फैक्ट 5 को, ठीक है। तो फैक्ट 5 क्या कभी मुझे अभी तक आंसर नहीं मिला, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 5 इंटू फैक्ट 4। आप समझ रहे हो। और फैक्ट 4 का आंसर क्या होगा, फैक्ट 4 का आंसर होगा 4 इंटू फैक्ट 3। फैक्ट 3 का आंसर क्या होगा, 3 इंटू फैक्ट 2। बस मैंने वो सिंबल लेने की जगह आपको फंक्शन के फॉर्म में दिखा रहा हूँ। फैक्ट 2 का आंसर क्या होगा, 2 इंटू फैक्ट 1। और फैक्ट 1 का जो आंसर होता है दोस्तों वो 1 होगा।
जब आपका फैक्ट 1 होगा उस समय हमें क्या लौटाना है, 1 लौटाना है। तो दोस्तों ये हमारी n की वैल्यू है, n की वैल्यू को हम लोग डिक्रीमेंट करते रहेंगे और जिस दिन ये पढ़ा जाएगा फैक्ट 1 मतलब n के अंदर 1 आएगा, उस दिन हमें क्या लौटाना है, उस दिन हमें लौटाना है 1। अब मान ले तो n की वैल्यू 2 है या 5 है या 4 है, तो ये फैक्ट 4 पढ़ेंगे इसको हम लोग, ठीक है। तो फैक्ट 4 का आंसर क्या होगा, फैक्ट 4 का आंसर होगा 4 इंटू फैक्ट 3। इसका मतलब एल्स में लिखूंगा, मान ले तो n की वैल्यू 4 है तो ये क्या होगा 4 इंटू फैक्ट 3, 3 बोले तो n-1 कर दीजिए आप। अब यहाँ पर रख लीजिए 5, तो ये है फैक्ट 5। तो फैक्ट 5 का जब हम लोग देखेंगे तो 5 इंटू फैक्ट 4 मतलब n की वैल्यू 5 है ना, तो ये पढ़ा जाएगा, तो इसको हम लोग ये रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और ये बन गया हमारा प्रोग्राम। आप देखेंगे ये किस तरह से चलता है और किस तरह से नहीं चलता है, ठीक है। तो मैं इसको चलाने के लिए क्या करता हूँ, रेड पेन का यूज़ करता हूँ। बहुत आसान है दोस्तों, बस इसको समझते जाइएगा और उसके बाद पीछे बिहाइंड द मेमोरी स्टैक भी बनाता रहूँगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि स्टैक की फॉर्म में कैसे बनता है। इससे पहले मैं आपको और समझा देता हूँ दोस्तों, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ, एकदम बिल्कुल बच्चों वाली भाषा में, वो ये है कि मैं अगर आपसे पूछूँ इस इक्वेशन का आंसर क्या है? तो आप कहेंगे सर इस इक्वेशन का आंसर निकाल नहीं सकते, ए की वैल्यू निकाल नहीं सकते जब तक कि हमें बी की वैल्यू गिवन नहीं हो। ठीक है, तो आपको सर इसको अभी होल्ड रखते हैं, पहले हम लोग बी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने कहा बी की वैल्यू ये ले लो। आप कहेंगे सर यहाँ से भी हम लोग बी की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक हमारे पास सी की वैल्यू नहीं है। तो फिर मैंने कहा सी की वैल्यू हमने दे दी 3, क्या दे दी 3। तो आप क्या करोगे, इस 3 का मान यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा 3 + 2 5, बी की वैल्यू क्या होगी 5। अब 5 को यहाँ रखेंगे तो 5 + 3 कितना हो गया 8। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, इस तरह से। इसका मतलब है जब तक कि ये इक्वेशन नहीं आए तब तक आपको उसको होल्ड रखना है। क्या रखना है, होल्ड पे रखना है कि भैया तू अभी अपना आंसर नहीं आया कंप्लीट, तू होल्ड पे रहे। तो ये जो होल्ड पे रहेगा, पहले ये होल्ड पे गया फिर ये गया, ठीक है, बाद में ये आया। तो इसके बाद ज़ाहिर-सी बात है कि ये सॉल्व होगा। इसका मतलब है कि इसको हम लोग किसकी फॉर्म में रखेंगे, स्टैक की फॉर्म में। तो आप कहेंगे सर ये वाली चीज़ अभी तक सॉल्व नहीं होगी जब तक कि किसका आंसर नहीं आएगा, बी का आंसर नहीं आएगा। और बी के आंसर के लिए हमने कहा दे रखा था ये वाला। अब सर इसको भी सॉल्व नहीं करते हैं, इसको भी होल्ड कर देते हैं, स्टैक में डाल देते हैं। फिर जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो है दे दी सी इक्वल टू 3, ये हमें मिल गया। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, सी की वैल्यू कितनी होगी 3। अब 3 यहाँ रखेंगे, तो ये हो गया 3 + 2 5, तो बी की वैल्यू होगी 5। अब बी की वैल्यू यहाँ रखेंगे 5 और हमें एक आंसर क्या मिलेगा 8। इसका मतलब जब तक हमें आंसर नहीं मिलना होता है तब तक हम लोग उस चीज़ को ये उस इक्वेशन को कहाँ डाल देते हैं स्टैक में। उसी तरह से यहाँ से भी ये काम होगा। कैसे होगा एक बार देख लीजिए आप। तो मैंने आपको कहा था कि फैक्टोरियल के बिहाइंड द स्क्रीन एक स्टैक बनते रहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक स्टैक बना लेता हूँ। स्टैक मतलब एक मेमोरी है जो कि इस शेप में रहती है, जिसमें आप एक ही एंड से वैल्यू डाल सकते हो और उसी एंड से वैल्यू निकाल सकते हो। तो शुरुआत करते हैं मेन से। शुरुआत मेन से होगा, सबसे पहले हमने एन बनाया और एक आर बनाया। इनकी वैल्यू क्या थी, अभी गार्बेज थी। फिर आपने एन की वैल्यू यूजर से पूछ ली, सपोज करो आपने पूछा है 5, ठीक है। फिर आपने यहाँ से फैक्ट 5 को आवाज़ दी है। क्या आवाज़ दी है, फैक्ट 5 को। तो सबसे पहले यहाँ जाएँगे और ये जो एन की वैल्यू जो 5 ली थी, तो ये बन जाएगा फैक्ट 5, मतलब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो हम लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले जो है फंक्शन जो है वो आपका बन रहा है फैक्ट 5, ठीक है। मतलब ये 5 मान रहे हो ना इनकी वैल्यू, ठीक है, यहाँ तक करेक्ट है। सबसे पहले ये वाला फंक्शन बन रहा है। नाउ फिर एन की वैल्यू 5 हो गई तो नीचे आएँगे 5 = 1, ट्रू या फॉल्स, आप कहेंगे सर फॉल्स है। फॉल्स है तो फैक्ट 5 को हम लोग क्या चाहते हैं कि उसका रिटर्न क्या हो, उसका रिटर्न ये मिलेगा, क्योंकि जब कंडीशन फॉल्स होती है तो ये तो चलेगा नहीं, तो ये चलेगा। तो यहाँ लिखा है कि फैक्ट 5 का जो आंसर होगा वो होगा n इंटू फैक्ट ये। इसका मतलब फैक्ट 5 का जो आंसर है वो होगा 5, मतलब n की वैल्यू 5 है ना, 5 इंटू फैक्ट 4, 5 इंटू फैक्ट 4। तो ये जो इक्वेशन है ये हमें स्टैक में डाल देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन छोटी पड़ रही है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा-सा कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, थोड़ा-सा बोर्ड पे जगह बनाने की। आप मान लीजिए ये है मेरी स्टैक। तो सबसे पहले जाएगा फैक्ट 5। आप कहेंगे सर फैक्ट 5 को सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे पास में फैक्ट 4 का आंसर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमने कहा था कि यहाँ से भेजा 5, ये बन गया फैक्ट 5। फैक्ट 5 एन की वैल्यू 5 हो गई तो 5 = 1, फॉल्स, फॉल्स है। तो फैक्ट 5 का जो आंसर होगा वो ये होगा 5 इंटू फैक्ट 4। अब यहाँ पर फैक्ट 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग कॉल करेंगे वापस इसी चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया एन की वैल्यू 5 है, 5 इंटू 5 - 1 4, तो ये हो गया फैक्ट 4। जैसे ये फैक्ट 5 था, ये फैक्ट 4 हो गया। तो यहाँ से 4 फेंका, तो इस वाली क्या बन गया फैक्ट 4, ठीक है। फैक्ट मतलब आई एन की वैल्यू क्या होगी 4 होगी, ठीक है। तो अब हमने लिखा फैक्ट 4, ये हमारा फैक्ट 4 चल रहा है, तो एन की वैल्यू 4 है, 4 = 1, फॉल्स, फॉल्स। तो फैक्ट 4 को आंसर क्या देंगे हम लोग, 4 इंटू 4 - 1 3।
तो इसका आंसर होगा 4 इंटू फैक्ट 3। ये भी हम लोग कहाँ डाल देंगे, स्टैक में डाल देंगे। तो फैक्ट 4 का आंसर जो होगा वो होगा 4 इंटू फैक्ट 3। अभी तक इक्वेशन सॉल्व नहीं की जा सकती, क्यों नहीं की जा सकती, क्योंकि हमें तक अभी तक इसका आंसर नहीं पता है। तो ये हो गया 4 इंटू फैक्ट 3। अब यहाँ से 3 कॉल हो रहा है, क्या भेज रहे हैं हम लोग, 3 भेज रहे हैं, तो ये बन गया फैक्ट 3। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे फैक्ट 3। ठीक है दोस्तों, अब ये n की वैल्यू 3 हो गई, 3 इक्वल टू 1 फॉल्स। तो फैक्ट 3 को हम लोग ये क्या देंगे, ये वाला देंगे। तो यहाँ पर देंगे फैक्ट 3 को देंगे 3 इंटू फैक्ट 3 माइनस 1 2। तो ये बन गया फैक्ट 2। क्योंकि ये भी इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती, तो ये भी हमने कहाँ डाल दी है, ये भी हमने डाल दी है स्टैक में। तो ये है फैक्ट 3 और फैक्ट 3 का आंसर है 3 इंटू फैक्ट 2। ठीक है, तो ये बन गया फैक्ट 2। तो यहाँ से हमने फेंका 2, इस बार 2 फेंक रहे हैं हम लोग यहाँ से ना, तो ये बन गया फैक्ट 2। तो इसकी जगह नहीं तो मैं यहाँ लिख दूँ, ये है फैक्ट 2। तो ये है फैक्ट 2, n की वैल्यू 2 हो गई, 2 इक्वल टू 1 फॉल्स। फॉल्स तो फैक्ट 2 को क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो मतलब n की वैल्यू 2 चल रही है, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 1, तो इसको आंसर मिलेगा फैक्ट 1। अभी तक इसका भी सॉल्यूशन हमारे पास में नहीं है, तो इसको भी हम लोग कहाँ डाल देंगे, स्टैक में डाल देंगे। तो ये बन जाएगा फैक्ट 2। ठीक है, और उसकी वैल्यू होगी 2 इंटू फैक्ट 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक होगी। चले, तो ये हो गया फैक्ट 1। एन मतलब यहाँ से फैक्ट 1 कॉल हो रहा है, तो यहाँ से फेंका हमने, इस बार जा रहा है हमारे पास में 1, तो ये पड़ा जाएगा फैक्ट 1। ठीक है, ये हो गया फैक्ट 1। अब n की वैल्यू 1 हो गई है, 1 इक्वल टू 1 ट्रू। ट्रू तो हमने आंसर क्या दे दिया, 1 दे दिया। इसका मतलब फैक्ट 1 को आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब फैक्ट 1 जहाँ से भी कॉल होगा उसको हम लोग 1 लौटाएंगे। ठीक है, अब 1 लौटाएंगे तो अब किसको लौटाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हट जाएगी यहाँ से। ये तो मैंने बता दी कि कैसे सॉल्व होता है और कैसे हो जा रही है। तो हमें लास्ट में यहाँ से मिल रहा है फैक्ट 1। ठीक, जिसका आंसर हमें 1 मिल गया। अब वो क्या करेगा, अब वो इसमें से ये निकालेगा, इक्वेशन निकालेगा और उसको लिखेगा फैक्ट 2 इक्वल टू 2 इंटू फैक्ट 1। और फैक्ट 1 का आंसर क्या है दोस्तों, फैक्ट 1 का आंसर 1 है। इसका मतलब उसको हटाएगा, उसको करेगा 1, 1 इंटू 1 2। तो फैक्ट 2 का आंसर क्या हो गया दोस्तों, फैक्ट 2 का आंसर हो गया 2। ठीक है, अब ये इक्वेशन सॉल्व हो गई, ये तो हट चुका है। अब ये निकालेगा फैक्ट 3 वाला, ये इसको निकालेगा और यहाँ ले आएगा। अब लिखेगा वो फैक्ट 3। फैक्ट 3 क्या आया था हमारे पास में, 3 इंटू फैक्ट 2। और फैक्ट 2 का आंसर हमें मिल चुका है 2, तो हम लोग यहाँ पे क्या रख देंगे 2। तो 3 इंटू 2 6। तो फैक्ट 3 का आंसर क्या होगा, 6। अब वो नेक्स्ट इक्वेशन को निकालेगा फैक्ट 4। फैक्ट 4 का आंसर है फैक्ट 3। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर है। अब फैक्ट 3 का आंसर हमें मिल चुका है 6, तो वो यहाँ पर क्या लगेगा, 6 लगेगा। 6 इंटू 4 24। अब 24 किस में जाएगा, फैक्ट 4 में जाएगा। ठीक है, तो ये भी निकल चुका है। अब लास्ट में ये भी निकाल देंगे हम लोग, फैक्ट 5। फैक्ट 5। ठीक है, फैक्ट को क्या मिलेगा, 5 इंटू फैक्ट 4। और फैक्ट 4 का आंसर हमें मिल चुका है कितना, 24। तो इसको हम लोग रखेंगे 24 और ये बन जाएगा 120। तो फैक्ट 5 का जो मिलेगा वो मिलेगा 120। इसका मतलब है कि लास्ट में जब ये पूरा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी तो हमारे पास में फैक्ट 5 का आंसर क्या आएगा, 120। और हमने यहाँ से वही तो कॉल किया था, तो यहाँ से 120 लास्ट में इसको मिल जाएगा, क्योंकि ये है सबसे पहले n की वैल्यू 5 थी, तो ये बनता फैक्ट 5। ठीक है, तो फैक्ट 5 को आंसर क्या मिला, 120। अब ये 120 किसमें गया, आर में, और हमने इसको प्रिंट किया, तो आंसर क्या मिलेगा दोस्तों, आउटपुट में मिलेगा 120। इसका मतलब दोस्तों ये जो फैक्टोरियल का प्रोग्राम था उसको हमने दो ढंग से देखा। एक तो फैक्टोरियल को हमने समझा था कि फैक्टोरियल 5 का मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर ऐसा समझ रहे हैं, इस तरह से लॉजिक लगा रहे हैं, तो लूप से हमने किया। फिर हम लोग उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि फैक्टोरियल 5 है उसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4। और फैक्टोरियल 4 को क्या समझ सकते हैं, 4 इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 को क्या बोल सकता हूँ मैं, 3 इंटू फैक्टोरियल 2। तो इस तरह से हमने समझा। जब हम लोग इस प्रोग्राम को इस तरह से समझते हैं तो इसको रिकर्सन का कॉन्सेप्ट काम आ गया कि भाई ये काम हमें बार-बार करना है। करना क्या, हर फैक्टोरियल के अंदर जो आंसर होता है वो सेम ही है। हर चीज़ का एक जैसा काम हो रहा है हर जगह। जैसे 5 इंटू फैक्टोरियल 4 हो रहा है, फिर अगली बार क्या हो रहा है, 4 इंटू फैक्टोरियल 3 हो रहा है, 3 इंटू फैक्टोरियल 2 हो रहा है, 2 इंटू फैक्टोरियल 1 हो रहा है। तो हर बार काम एक हो रहा है, बस वैल्यू बदल रही है। ठीक है, तो वैल्यू हम लोग मैनेज कर सकते हैं अपने वेरिएबल के थ्रू। तो ये जो सेम काम रिपीट हो रहे हैं, पूरा फंक्शन का जो भी सेम काम कर रहा है वो रिपीट कर रहा है, यही हमारा रिकर्सन का कॉन्सेप्ट बैठ जाता है कॉन्सेप्टली परफेक्टली। तो ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, ये फैक्टोरियल से भी हो सकता है और लूप से भी किया जा सकता है। हालांकि ये जो दोनों प्रोग्राम है, ये दोनों एकदम परफेक्टली नहीं बनाए मैंने। क्यों नहीं बनाए, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे आपको नंबर को बढ़ाएंगे तो फैक्टोरियल की जो वैल्यू मिलेगी
बहुत ही बड़ी वैल्यू मिलेगी और एक ऐसा टाइम आएगा जब आपके पास में जो इंटीजर आपने आर लिया है, उसमें फिट ही नहीं हो पा रही, तो आपको सही आंसर नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग अलग ही प्रोविज़न करते हैं, अलग ही स्टाइल का यूज़ करते हैं, अलग ही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। ठीक है? तो उसकी चर्चा हम लोग कभी फ्यूचर में और करेंगे। तो आई होप आपको ये फैक्टोरियल का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, उसके पीछे जो स्टैक बनता है, वो भी समझ में आया होगा, ठीक है? तो क्योंकि ये जो स्टैक बनता है, तो इसके लिए भी कहीं न कहीं मेमोरी चाहिए होगी। इसीलिए कहा जाता है कि भई फैक्टोरियल को अगर इग्नोर कर सको तो कर दो। तो अगर सिंपली अगर मैं आपसे इंटरव्यू में पूछूँ कि भई कौन-सा प्रोग्राम फैक्टोरियल का ज़्यादा अच्छा है, लूप वाला या फैक्टोरियल वाला? तो आपके आंसर फैक्टोरियल का जो है, वो लूप वाला ज़्यादा अच्छा है, रिकर्सन से करेंगे तो पीछे एक्स्ट्रा मेमोरी ज़्यादा खर्च हो जाएगी। आई होप आपको ये पूरा का पूरा रिकर्सन का जो कॉन्सेप्ट है, ये किस तरह से काम करता है, इसको कब अप्लाई करते हैं, इसमें किस चीज़ों का हम लोग ध्यान रखते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो मैंने आपको बताया था कि भई रिकर्सन के अंदर जब हम लोग काम करते हैं या जब इसको कॉल करते हैं, तो कहीं न कहीं हमें कंडीशन देनी पड़ती है और आपकी सारी जो हमने पढ़ाया था, वो सब के सब इस प्रोग्राम के अंदर हमने एक्सप्लेन कर दिया। वैसे हज़ारों प्रोग्राम हो सकते हैं, हम चाहें तो पूरे 6 महीने तक एक ही चीज़ पढ़ सकते हैं रिकर्सन, इतने सारे प्रोग्राम अवेलेबल है। ठीक है? तो बस मेरा जो मेन मकसद था वो आपको ये सिखाना था कि फैक्टोरियल वर्क कैसे करता है, उसको बिहाइंड द स्क्रीन कैसे देखते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों यहाँ तक हमने अपने पूरा फंक्शन कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है? फंक्शन के हमने बहुत से टॉपिक किए हैं, मतलब करीबन 6-7 बड़े-बड़े टॉपिक हमने फंक्शन के खत्म किए। ठीक है? तो जो हमारी बुक्स में है उससे ज़्यादा हमने कहीं एक्स्ट्रा कर लिया है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हमारा फंक्शन अभी हमें इतना ही चाहिए होगा। ठीक है? हमने पूरा फंक्शन जो सी में होता है वो हमने पूरा कर लिया। बस इसमें प्रैक्टिस जो है आप जितनी चाहे कर सकते हैं, जितने चाहे प्रोग्राम बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। वो भी टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है और ये जो टॉपिक है, ठीक है? जनरली इसको हम लोग जनरली मैं आपको बता ही देता हूँ, थोड़ा आउट कर देता हूँ। उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर यूनियन। तो अगर आप स्ट्रक्चर सीख जाते हैं तो दोस्तों आप सीपीपी में अच्छे से मूव कर सकते हो। तो आई होप आपको वो भी वीडियो अच्छे से समझ में आएँगे, अच्छे पसंद आएँगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।